हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप लोग की सिफारिश पे, आप लोग की गुजारिश पे ये प्रोग्राम शुरू किया गया है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का मास्टर सीरीज, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स, ठीक है ना। ये अल्ट्रा क्रिटिकल जो टॉपिक्स है आप लोगों के लिए, ये पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों में अगर बात करूं, अगर इफ आई एम नॉट बोस्टिंग, तो मैं बता दूं कि ये जो आप अभी सीरीज करेंगे ना, यहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न जरूर देखने को आपको मिलेंगे। हो सकता है कि आपके लगभग सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर कर लिए जाएं। अगर आप देखेंगे नाम से ये आपको क्लियर होगा कि जितने भी अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जहां से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ये आप जो लोग भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको ये मालूम है कि क्वेश्चन टकरवाना है यूपीएससी के लिए, इट्स वेरी टफ वर्क। ये बहुत ही ज्यादा टफ काम होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन हाँ, हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो हम लोगों ने आपके साथ इंटरेक्ट किया है, उस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रोग्राम है ना, यहां से आपके टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे और उन टॉपिक्स के अंदर से ही सवाल आपके बनने की पूरी संभावना रहेगी। ये इतना मैं आश्वस्त हूं, इतना मुझे विश्वास है कि इसमें ये हम लोग कर पाएंगे। सो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा वाइटल सेशन होने जा रहा है। तो जितने भी लोग हैं, प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जितना हो सकता है जितना मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। जो भी आपके नियर्स एंड डियर वंस हैं जो कि इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाले हैं 4 अक्टूबर को, आप उन सभी तक ये मैसेज जरूर आप डिसेमिनेट कर दीजिए, जरूर इनको आप स्प्रेड कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बात करना शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आ चुके होंगे। जिन लोग नहीं आए हैं तो प्लीज अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं बीच बीच में आकर के आपके कमेंट्स देखता रहूंगा। अभी ये पॉसिबल नहीं है इस बोर्ड के साथ कि मैं आपके कमेंट्स को फ्रिक्वेंटली देख पाऊं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन बीच में मैं 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट पे एक बार देख लूंगा कि अगर कुछ आपके इश्यूज होंगे तो उसको मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरी पूरी चेष्टा रहेगी, ईमानदार पूरा प्रयास रहेगा। राइट। सो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर में। सो मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स, ठीक है ना, फॉर टू यूपीएससी 2020 के लिए, फॉर 4 अक्टूबर के लिए। राइट। चलिए, उससे पहले आप जब तक आप क्लास को शेयर करें, तब तक मैं आपको कुछ चीजें अपने बारे में बता दूं और अपने कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बता दूं कि आप सभी लोगों को ये पता होगा कि अभी हमने अपनी जो क्लास है वो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं प्लस के ऊपर में। वो प्लस के ऊपर जो हमारा क्लास शुरू हो रहा है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास अपनी शुरू हो रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, बहुत ईमानदार तरीके से मैं बता दूं आप लोगों को कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपके प्रीलिम्स के लिए कहीं से कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। कोई क्वेश्चन यहां से पूछा नहीं जाता है। कभी जीके में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, अन्यथा इसका पीटी में कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन मेंस में इसका इंपॉर्टेंस है, मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर 1 से इसका सरोकार है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग बात करेंगे। अब रही बात कि अभी वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे जैसे समय आपका बीतता चला जाएगा और आप 2021 के एग्जामिनेशन के करीब होंगे, तो आप वैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे जो जिसका वेटेज पीटी और मेंस दोनों के लिए होगा, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, कि वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इसका कोई भी सरोकार नहीं है। लेकिन अगर अभी आपने इसको इग्नोर कर दिया तो ये आप इसकी तैयारी आपकी कभी भी पूरी नहीं होगी। हाफ हार्टेड अप्रोच के साथ आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए मार्क्स फेचिंग कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जीएस में भी कि यहां पर मैथमेटिकल मार्क्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि चीजें बिल्कुल सिंपल हैं, सरल हैं। जो चीजें पूछी गई हैं, अगर आपने उन प्रश्नों को समझ करके उसको हुबहू अगर जाके लिख दिया, आपने बस केवल रिप्रोड्यूस कर दिया, तो आपके मार्क्स ठीक ठाक आएंगे। और आपको यह भी पता है कि एक एक मार्क्स आपके लिए कितना ज्यादा मैटर करता है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। एक मार्क से आप इन और आउट हो सकते हैं, एक मार्क से आपको कोई जो आपका जो सर्विस प्रेफरेंसेस है उसमें आप ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक मार्क से आप क्या हो सकता है, पॉइंट मार्क से आप जो है ना, सो मैं बताऊं कि पॉइंट का पूरा खेला रहता है। इट्स ऑल द गेम ऑफ द पॉइंट्स वाली, मैं एक एक कह रहा हूं यूनिट में समझाने के लिए कि पॉइंट मार्क से आप क्या हो सकता है कि आपका कैडर एलोकेशन भी गड़बड़ा सकता है, जो आप चाहते होंगे वो शायद आपको ना मिल पाए, तमाम चीजें हैं। तो इसलिए एक एक चीज जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जो कुछ भी यूपीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है, मुझे लगता है कि आपको उन सारी चीजों के ऊपर आपकी एक नजर तो होनी ही चाहिए, निश्चित तौर पे होनी चाहिए। अगर हो सके तो एक पैनी नजर आप रखिए, और यही वजह से मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यह भी है कि मैंने आपसे कहा है कि पेपर 2 का जो सरोकार है वो आप देखेंगे, उसमें इंडियन पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन से, इंटरनेशनल रिलेशन से, गवर्नेंस है, ठीक है। तो जब इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोग बात करेंगे, ये मैंने आपको 6-8 महीने पहले ही कमिट कर रखा था कि मैं प्लस पे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ाऊंगा, तो कमिटमेंट कभी मैं जाने नहीं दूंगा आपका। तो मैंने ये कहा भी था आपको कि इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए हमें 20th सेंचुरी के यूरोप को समझना पड़ेगा, यानी कि 20वीं शताब्दी के विश्व को समझना पड़ेगा, यूरोप को समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, तो मेजरली हम लोग यूरोप के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मेजरली आई कोटेड द टर्म मेजरली, यानी कि मुख्य रूप से हम लोग यूरोप के इतिहास के बारे में बात करते हैं।
और आपने देखा होगा कि जो भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है या इंटरनेशनल हिस्ट्री जिसको आप लोग कहते हैं, उसका जो मेजर पोर्शन है ना, जहां से सवाल पूछे जाते हैं, वो यूरोप के इतिहास से ही संबंधित होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपके आगे के कोर्स के लिए जो मैं लेकर के आऊंगा, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके लिए भी बैकबोन का काम करेगा। सो यू कुड ज्वाइन दिस कोर्स, दिस इज माय कोड। आप इस कोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल आप मेरे ही कोर्सेज को पढ़ पाएंगे, बल्कि जितने भी टीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे, उन सभी से आप पढ़ाई कर सकते हैं, पीटी, मेंस एंड ऑप्शनल सभी के लिए। राइट गाइस, चलिए, इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, नॉट मच टू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि हाँ, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है कि जो भी क्लासेस है वो सारी के सारी क्लासेस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर टेस्ट सीरीज हुआ करता है, क्विजेस हुआ करते हैं। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है जो कि डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है ये आपके लिए। ठीक है, ये मेरा कोड है, इस कोड को आपको यूज करना है, दिस इज कॉल्ड पवन10, ये मेरा कोड है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस कोड। और ये आपके पास प्लान है। ठीक है, इन सबों का कोई मतलब नहीं है 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ्स। मैं कहूंगा आप लोग जो लोग 2021 के लिए और 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए कम से कम मुझे लगता है कि 18 महीने का आपको समय चाहिए होगा, 18 से 20 महीने प्रिपेयर करने के लिए। तो आपके लिए 2 साल का कोर्स बनता है, जमता है। ये जो 64,000 रुपए का है, आप इस कोर्स को अगर जाएंगे सब्सक्राइब करने के लिए, पवन10 का कोड यूज करेंगे तो आपको इस पर 10% का डिस्काउंट भी मिलता है, ये आपको पता है। एंड ये कोर्स जो होता है ये आपका 57,600 का हो जाता है। राइट, अगर आप चाहते हैं कि 1 ईयर का लेना चाहें तो ये 44,000 का है, यहां भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड दिस कोर्स कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 39,600 का। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट दिस कोड, दिस इज यूज पवन सर्च कोड पवन10। राइट, चलिए आज ये हम लोग बात करेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में हम लोग कैसे मूव करेंगे, ये भी बता दूं आप सभी लोगों को। दरअसल क्या है कि जो पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, आप देखेंगे कि सबका कुछ ना कुछ हेडिंग है। सब जैसे कि मान लें इलेक्शन हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, एटसेट्रा। ठीक है ना, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ब्रॉडली मुझे लगा क्या कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, कैसे सभी को कवर किया जा सकता है आपके इस सीरीज में। टॉपिक्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन समय का कंस्ट्रेंट है। आप जानते हैं कि समय बहुत कम है अपने पास है। सो टाइम इज अ मेजर कंस्ट्रेंट राइट हियर, बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है ये। तो हमें ऐसे काम करना होगा कि हम मैक्सिमम चीजों को कवर कर पाए मिनिमम टाइम में। ठीक है ना, ये हमारा अप्रोच होगा। इसलिए मैंने सोचा क्या है कि एक टॉपिक हम लोग ले लेंगे और उस टॉपिक को मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम 2 दिन में कवर कर लें। ठीक है ना, कोशिश तो रहेगी मेरी पर डे ही मैं इसे कवर कर लूं, लेकिन मैक्सिमम अगर कोई बहुत लंबा टॉपिक अगर चला जा रहा है तो मैक्सिमम 2 दिन में, क्योंकि मैंने ऐसे 8-10 टॉपिक ले लिए हैं और उसमें जितना भी करंट अफेयर्स आपका रहा है पूरे साल भर के अंतर्गत, वो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मैंने करंट अफेयर्स में अगस्त तक का भी करंट अफेयर्स 2020 तक का कवर किया है। यानी कि पिछले साल के अगर मैं बात करूं मार्च से, तो मार्च 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक का सारा जो करंट अफेयर्स होगा यहां मैं कोट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे इलेक्शन के ऊपर में, और इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका आरपीए, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है ना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि पीटी और मेंस दोनों के हाल से जो आरपीए है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी भरसक कोशिश रहेगी, पूरी मेरी कोशिश रहेगी अपनी तरफ से, वेल एफर्ट रहेगा कि आज हम लोग इलेक्शन को और आरपीए को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसको विद करंट के अपडेशन के साथ इसको हम लोग कवर कर लें। सो चलें, सभी लोग तैयार हैं इस बात के लिए? मैं थोड़ा सा आप लोग का देख लूं कमेंट्स। सो आर यू रेडी फॉर दिस? सो आर यू रेडी गाइस? सो फटाफट एक बार शंखनाद करने से पहले एक बार अपने आप लोग हामी भर दीजिए। लेकिन बड़ा ही ये लग रहा है कि मैंने आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लिया और आप में से इतने सारे लोग ही बस आ पाए हैं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। जबकि जिस दिन ये प्रोग्राम लॉन्च करने का प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया था तो अब लगभग आप लोग 150 के आसपास बच्चे थे, लेकिन अभी ओनली 54 पीपल आर समवेयर अराउंड इन हियर। बट कोई बात नहीं है, आज का प्रोग्राम देखने के बाद हो सकता है कि शायद लोग आए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर करिएगा, जितने भी लोग हैं प्लीज शेयर करते रहिएगा। हाँ, ये नेहा अभी क्लास डेली होगी, अभी रात के 9 बजे तक डेली क्लासेस होंगे, अभी कुछ दिनों के लिए डेली रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए फटाफट सभी लोग। सो स्टार्ट किया जाए, क्लास को स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा, एक चीज और भी मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पे कि देखिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो सीरीज है ना कि ये 2020 के बच्चों के लिए है, तो आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है और मैंने आपको बहुत तसल्ली से, बहुत ईमानदारी के साथ आपको एज में आपको कई चीजों को कवर कर रखा है। एस 2.0 में भी कर रखा है, एस 2.0 में भी कवर कर रखा है। इसके अलावा स्पेशल सेशन जिसके बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं वो आपके लिए वाइटल होने वाला है। वहां लगभग मैंने 200 क्वेश्चन जो करवाए हुए हैं ना आपके, जो कि करंट बेस्ड जो पॉलिटी का एमसीक्यू है, उसको जरूर देख के जाइएगा और इस सेशन को जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। अब रही बात कि इतनी सारी चीजें आपने कर ली है, तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपकी तैयारी थोड़ी सी आगे है। जो बिगिनर्स हैं उससे तैयारी आपकी थोड़ी सी आगे है।
तो इसलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पे लेके चलूंगा, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, जो बेसिक लेवल पे लेके नहीं जाऊंगा, बल्कि थोड़ा सा एडवांस स्टेज से ही चलेंगे, हम लोग बात करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। सो आइए हम लोग बात करना शुरू करते हैं। चलिए आज ये फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए और फिर हम लोग बात करना शुरू करें, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है जो अभी हम लोगों ने लिया है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग बात कर लें। द फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास इलेक्शन एंड आरपीए। इलेक्शन हमें बात करना है और आरपीए के ऊपर बात करना है, राइट। सो इलेक्शन एंड आरपीए के ऊपर हमें बात करना है। ये इलेक्शन है और ये है आपके पास आरपीए, राइट गाइस। ठीक है। सो इलेक्शन एंड आरपीए। अब चलिए मैं थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा दे दूं और उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करते। देखिए इलेक्शन के बारे में अगर हम लोग प्रोविजन करते हैं तो इलेक्शन का जो प्रावधान है हमारे संविधान में वो आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में किया गया, आर्टिकल 324 से 325 तक। और इसका जो प्रावधान है ये संविधान के भाग 15 में यानी कि पार्ट 15 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल सिस्टम है इन द कंट्री उसको डील करने का प्रोविजन किया गया है, उसके बारे में बात की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है ना। यानी कि जो निर्वाचन होता है उसके प्रशासन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है, भारत के निर्वाचन आयोग के पास होती है, ठीक है। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, जो भारत के जो निर्वाचन आयोग है, वो कुछ ही इलेक्शंस करवाती है। वो कौन कौन से इलेक्शंस हैं ये आपको पता ही है। लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों चैंबर्स का, दोनों हाउसेस का इलेक्शन करवाती है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर भी, यानी कि राज्य विधानमंडल का भी चुनाव करवाती है। इसके अलावा जो ऑफिसेस हैं आपके पास वो किसके हैं, प्रेसिडेंट के, और दूसरा है आपके पास वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है ना। इन सबों का चुनाव करवाना किसकी जिम्मेदारी है, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपके पास हिंदी में भी है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है ना, अपने चैनल के माध्यम से। जो हम लोग का जो अनअकैडमी यूपीएससी का जो टेलीग्राम ग्रुप है या पता नहीं यूट्यूब के माध्यम से, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंच जाए, ठीक है। सो आज ये चुनाव और आरपीए के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है ना। इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट चैनल्स, जो अनअकैडमी यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसके माध्यम से शायद आप तक ये पहुंच जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी है। सो आज ये चुनाव और आरपीए के बारे में, ये आपका हिंदी में भी उपलब्ध है। नेक्स्ट आज ये कमीशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें, कुछ जो बेसिक जानकारी वो समझ लेते हैं। कमीशन हैज टू एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड परफॉर्म इट फंक्शंस, यानी कि जो इसके जो पावर्स हैं और जो फंक्शंस हैं ना, वो सारों का जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत। और ये जो पावर और ये जो फंक्शंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करती है ना, दैट इज इन कॉन्सोनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 to 11 ऑफ इलेक्शन कमीशन, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत इसके साथ कॉन्सोनेंस रखते हुए जो कुछ भी पावर है, जो निर्वाचन आयोग है, वो अपने पावर और शक्ति, जो जिसको बोलते हैं शक्ति और जो फंक्शंस है, उसको परफॉर्म करता है। ये कौन सा हो गया आपके पास, आर्टिकल 324। और दूसरा हो गया कि जो हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन का जो कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट है 1991 का, इसके सेक्शन 9 और 11, 9 से लेकर के 11 तक के साथ ये क्या रखता है, कॉन्सोनेंस रखता है, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, आप ये जानते होंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना, वो 3 सदस्यीय संस्था है। कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं, कई बार ऐसे समय आता है, ऐसे बिंदु आते हैं जब डिसीजन लेना होता है, और डिसीजन जो है वो क्या होता है, वो फ्रैक्चर्ड रहता है, ठीक है ना। यानी कि किसी का अपना कोई ओपिनियन है, किसी कोई अपना ओपिनियन है, तो वहां पर डिसीजन कैसे लेते हैं, तो वहां पर मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है। अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया इस साल भी, क्योंकि इस समय के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स थे, उनका रेस्ट ऑफ द जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे, उनके साथ उनका कुछ डिस्प्यूट हो गया था किसी मुद्दे के ऊपर। मैं उस मुद्दे के ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो ये आपको जानना होगा कि जो ये मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है, ये क्यों लिया जाता है और किस मतलब मैंडेट के अंतर्गत ये लिया जाता है, ठीक है। तो यहां आपके पास है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1991 है, इसको अमेंड किया गया था as amended provides that in case of difference of opinion on any matter, such matters shall be डिसाइडेड बाय द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है ना। सो ये जो है ये आपका अमेंडमेंट करके किया गया है, कहां पर में, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स यानी कि इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1991 के अंतर्गत ये जो अमेंडेड प्रोविजन है कि अगर कभी भी जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, उनके बीच में अगर कभी ओपिनियन को लेकर कोई डिफरेंसेस है तो मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। दैट इज ऑलरेडी प्रोविजन इन योर
एक्ट 1991 जो कि प्रोविजन करता है इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1991। ये प्रोविजन आपके पास हिंदी में भी उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब आ जाइए हम लोग बात करें कि इलेक्टोरल सिस्टम इन द कंट्री कैसे होता है। अब एक चीज जान लीजिए, यहां पे बात समझिए थोड़ी सी। हमारे यहां संविधान में भाग 15 में यानी कि पार्ट 15 में इस बात का प्रोविजन कर दिया गया आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक कि भारत में चुनाव कैसे करवाया जाएगा, चुनाव करवाने वाली संस्था क्या होगी, लेकिन चुनाव होगा कैसे एग्जैक्टली इसके बारे में विशेष प्रावधान संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है, बल्कि इस बात के लिए ऑथराइज किया गया है पार्लियामेंट को कि वो क्या करे, इलेक्टोरल लेजिस्लेशंस करे और उसी के अनुरूप जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करेगी, वो भारत में चुनाव करवाएगी, ठीक है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है किसको, पार्लियामेंट को, संसद को इस बात का परमिशन देता है टू मेक प्रोविजंस इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। सो पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू मेक लॉ, ठीक है ना, फॉर व्हाट, फॉर इलेक्शन कमीशन की कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा एटसेट्रा। जो इलेक्टोरल पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, इसको करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को होगी, के पास होगी, लेकिन इसके लिए जो वैधानिक आधार है, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होंगे, जो लॉ होगा, वो कौन होगा, कद देगा, तो वो देगा आपका पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के अंदर करेगा। सो ये आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इन एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर, अब इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए आप देखेंगे क्या ऑफ पावर, पार्लियामेंट हैज एनैक्टेड टू लॉज। एक है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, हमें इसके बारे में बात करना है, और दूसरा है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ठीक है। सो 1950 और 1951 का जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, इसे पार्लियामेंट ने पास किया है और इसके अंदर के जितने भी प्रोविजंस हैं वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम बात करेंगे, इसके कई डिफरेंट सेक्शंस हैं, सारे के सारे सेक्शंस को हम लोग याद नहीं रख सकते, लेकिन स्मार्टली अगर हम लोग पढ़ाई करें तो जो कुछ भी पूरा 1 से 1.25 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर जो भी प्रोविजंस इस आरपीए के अंदर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत अगर रहा है, तो उन सारे हाइलाइट्स को, उन सारे सेक्शंस को हमें निश्चित तौर पे याद रख के जाना चाहिए एग्जामिनेशन में, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात से इत्तेफाक जरूर रखते होंगे, ठीक है। चलिए सो देखते हैं अब अजय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ये इसके बारे में चर्चा कर लें थोड़ी सी हम लोग, ठीक है। 1950 के बारे में देखिए इसमें क्या क्या प्रोविजन किया गया, ब्रीफ में आपको बिल्कुल क्रिस्प तरीके से इन चीजों को याद रखना होगा कि इसके अंदर प्रोविजन क्या क्या किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंदर। तो देखिए जो वोटर का जो क्वालिफिकेशन होता है ना, वोटर के क्वालिफिकेशन यानी कि जो मतदाता होता है उसके क्वालिफिकेशन का जिक्र आपका क्या किया गया, आरपीए 1950 के अंदर किया गया। दूसरा कि सीटों के एलोकेशन के बारे में पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके एलोकेशन के बारे में प्रोविजन कहां किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर किया गया। अब देखिए आप में से कई लोग होंगे शायद जिन लोगों ने पढ़ा होगा, तरीके से पढ़ा होगा, तो आपके संविधान में भी इस बात की व्याख्या की गई है, इस बात को बताया गया है कि संसद में कितनी सीटें होंगी और राज्य विधानमंडलों में कितनी सीटें होंगी, ठीक है ना, ठीक है, राज्य विधानमंडल में कितनी सीटें होंगी। लेकिन आप यहां देखिएगा, अगर आपने बारीकी से पॉलिटी को पढ़ा होगा तो वहां पर 2 बातें बताई गई हैं। पहला तो ये कि मैक्सिमम कितने सीट्स हो सकती हैं और मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। ये मैक्सिमम और मिनिमम जो आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास हैं कितने, 545। आप जानते हैं कि विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500, लेकिन हमारे यहां आप जानते हैं कि अधिकतम कहां है, यूपी में, जो कि 500 से कम है। तो यहां पर में जो व्यवस्था की गई संविधान में वो किया गया मैक्सिमम और मिनिमम को लेकर के, लेकिन जो आरपीए आपके पास 1950 है वो एक्चुअली प्रोविजन करता है कि पार्लियामेंट में कितनी सीटें होंगी, लोकसभा में, और जो है जो लोकसभा राज्यसभा है, और जो आपके राज्य विधानमंडल में जो विधानसभा और विधान परिषद है उसके सीटों को एक्चुअली डिफाइन करने का काम आरपीए 1950 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इस बात को प्लीज और प्लीज ध्यान में जरूर रखिए। दूसरा क्या है कि जो चुनाव करवाने के लिए जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं ना, जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, इसका भी प्रिपरेशन करने का काम किसके पास होता है, दैट इज विद द आरपीए 1950, ठीक है। यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 के अंतर्गत ही इसके बारे में भी प्रोविजन किया गया है। दूसरा आप जानते हैं कि समय समय पर, हालांकि संविधान में, मूल संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका परिसीमन किया जाएगा, लेकिन इंदिरा गांधी जी के समय में आपको ये शायद मालूम होगा कि जब हमारे यहाँ इलेक्शन ये नेशनल इमरजेंसी जब प्रोक्लेम किया गया था उसी दौरान इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि ये बार बार हर एक जनगणना के बाद जो है ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली ये फिजिबल लग नहीं रहा है कि हम निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करें। उसके पीछे का कारण क्या है, जनगणना हुई, सेंसस हुआ,
सेंसस आया हमारे पास, सेंसस को आने में टाइम लगा, ठीक है। सेंसस के बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई, ठीक है ना, कार्रवाई शुरू हुई, फिर काम, पूरा देश है हमारे पास, इतना बड़ा ज्योग्राफिकल इलाका है हमारे पास, इतनी बड़ी आबादी हमारे पास है, तो हम चले सेंसस के बाद क्या करेंगे, पूरे देश में अब परिसीमन का काम शुरू हो जाएगा, डिलिमिटेशन का काम होगा। लेकिन ये ऑल ऑफ सडन होगा नहीं, वो एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए वक्त लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे कि अब इसमें काम करना शुरू करेंगे। अब काम करने में इतना वक्त लग जाता था कि तब तक दूसरे अगले जनगणना का समय आ जाता था, यानी कि सेंसस का समय आ जाता था, ठीक है ना। तो इसलिए अभी इसको फ्रिज कर दिया गया है, ठीक है ना, अभी फ्रिज कर दिया गया 2026 के बाद जो पहला आम चुनाव होगा तब तक के लिए, ठीक है। तो अभी हम ये देख पा रहे हैं कि जो डिलिमिटेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, ये भी आपका आरपीए 1950 के द्वारा ही क्या होता है, गाइडेड होता है, के द्वारा ही इसका प्रोविजन किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं इन सारी चीजों को आप लोग समझ पा रहेंगे और इनको बिल्कुल याद कर जाइएगा, बिल्कुल रट जाइएगा, बिल्कुल कंठाग्र कर जाइएगा, ठीक है। हिंदी में भी आप देख पा रहे होंगे, हिंदी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बात करें हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, आरपीए 1951, ठीक है। अभी आप देखें कि ये दोनों का दोनों जो एक्ट है 1950 का आरपीए और 1951 का, ये दोनों का दोनों आपके यहां जो पहला आम चुनाव होता है 1952 में, 1952 में, उसके बाद ही हमारे यहां देखेंगे कि पहले निर्वाचित जो है संसद का गठन हो पाता है। उससे पहले हमारे यहां प्रोविजनल यानी कि एक कहेंगे तो अस्थायी संसद कार्य कर रही थी। तो ये दोनों के दोनों जो एक्ट हैं ये प्रोविजनल पार्लियामेंट के द्वारा लाए गए। इन बातों को भी प्लीज ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। सो आरपीए 1951, ठीक है, सो इनैक्टेड बाय द इंडियन प्रोविजनल पार्लियामेंट बिफोर फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ठीक है ना, यानी कि पहला जो आम चुनाव होने वाला था उससे पहले ही, ठीक है ना, इंडियन का जो पहला जो प्रोविजनल पार्लियामेंट था वो क्या करेगी, आरपीए 1958 को लेकर आएगी, ठीक है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं इसके बारे में बात करें। पहला तो इसमें क्या है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव कैसे करवाया जाएगा इसकी जिम्मेदारी यहां दी गई है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में बात किया गया है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, इसके बारे में प्रोविजन किया गया है, ठीक है, इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। पोल कैसे होगा इसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। इतने ही प्रोविजन नहीं है, इसके अलावा भी प्रोविजन है, इसके बारे में बात करें। बाई इलेक्शंस जिसको हम लोग बोलते हैं उपचुनाव, ये कैसे होगा, उपचुनाव के बारे में आपको मालूम होगा कि कोई भी अगर संसदीय क्षेत्र है या कोई विधानसभा क्षेत्र है, अगर समय से पहले अगर किसी कारण से रिक्त हो जाता है, अगर वो वैकेट हो जाता है, तो वहां पर में क्या होता है, बाई इलेक्शंस का प्रोविजन किया जाता है, ठीक है ना, उपचुनाव का प्रावधान करवाया जाता है, ठीक है। उसके देखेंगे कि इसे आरपीए 1951 के अंतर्गत ही, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत ही पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी प्रोविजन किया गया है। ये इस बार के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम। फिर इलेक्शन कोई ऑफेंसेस अगर है, चुनाव को लेकर के कोई अगर अपराध किया जा रहा है, कोई देखेंगे इलेक्शन ऑफेंसेस है, तो इसको भी रेगुलेट किया जा रहा है किसके द्वारा, आरपीए 1951 के द्वारा। उसके देखेंगे कि अगर इलेक्शन को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो इसको रिजॉल्व करने का जो प्रोविजन भी है, इसके बारे में भी आई एम सॉरी, इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में भी जो प्रोविजन है वो आरपीए 1951 के अंतर्गत ही सेटल करने के बारे में बात किया गया है। तो ये जो 7 प्रोविजन है कम से कम, इसको जरूर याद रखिएगा, दैट इज रिलेटेड टू योर आरपीए 1951, ठीक है ना, आरपीए 1951 के अंतर्गत है। ये प्रोविजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम लोग बात करें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग आरपीए 1950 और 51 के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन को लेकर के, जिसकी संभावना इस बार के एग्जामिनेशन में काफी आने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है, दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड दिस टाइम। तो आरपीए 1951 के प्रोविजंस में कुछ प्रोविजन है, उसके बारे में हम लोग बात करें। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ आरपीए 1951 इज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। डीक्रिमिनलाइजेशन यानी कि जो अपराधीकरण आपने देखा है ना, जो कि पॉलिटिक्स के अंदर हो रहा है, भारतीय पॉलिटिक्स के अंतर्गत, उसको एड्रेस करने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए आरपीए 1951 में कुछ प्रोविजन किए गए हैं। अब ये प्रोविजंस हमें समझना है कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स, उसको डीक्रिमिनलाइज यानी कि अपराधीकरण से मुक्त करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार भी कई ऐसे मसले आए हैं जहां पर यह हमारे लिए काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है इन सारी चीजों के बारे में जानना और समझना। दरअसल क्या है कि जो आरपीए 1951 है, जो 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रेकिंग द पॉलिटिशियंस, पुलिस एंड क्रिमिनल्स नेक्सस, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। यानी कि आप जानते हैं कि जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो भारत में कानून के शासन की स्थापना की बात की गई है, उसके ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट है ये नेक्सस। और ये नेक्सस किसका है, पॉलिटिशियंस का, पुलिस का और क्रिमिनल का। अगर ये तीनों अगर आपस में मिले हुए हैं तो निश्चित तौर पे आपके यहां
अपराधीकरण की जो प्रक्रिया है कि या जो प्रवृत्ति है उसको रोकना असंभव कार्य लगभग हो जाता है। सो इस नेक्सस को तोड़ने के लिए आरपीए 1951 में कुछ प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है, ताकि देश में कानून के शासन की स्थापना हो पाए, रूल ऑफ लॉ की स्थापना हो पाए। बाय प्रोहिबिटिंग द एंट्री ऑफ पर्संस विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड इनटू द इलेक्टोरल प्रोसेस, दस डीक्रिमिनलाइजिंग इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है ना। इस तरीके से यह प्रावधान किया गया कि किस तरीके से जो आपराधिक चरित्र वाले जो लोग हैं या प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको किस तरीके से भारत की राजनीति में प्रवेश करने से रोका जाए, इसके बारे में भी प्रोविजन किया गया है। कहां पे? आपके आरपीए 1951 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। आप यहां हिंदी में भी देख सकते हैं, ये हिंदी में भी आपके पास अवेलेबल है। करंटली अगर हम लोग बात करें वर्तमान में, तो आरपीए 1951 है, आरपीए 1951 एक्ट है, इसमें लॉ मेकर्स कैनॉट कंटेस्ट election only after their conviction in a criminal case। अगर कोई भी पॉलिटिशियन, अगर मान ले कोई लॉ मेकर है जो लेजिस्लेटर हो सकता है, लॉ मेकर का मतलब कौन? जो कि लेजिस्लेटर हो सकता है, यानी कि एमपी और एमएलए की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटर अगर कोई भी है, ठीक है ना, अगर तो लॉ मेकर कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, कोई भी नहीं इलेक्शन करेगा ओनली आफ्टर देयर कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल केस। यदि अगर कोई भी व्यक्ति किसी क्रिमिनल केस में अगर कन्विक्ट हो गया है तो उसे रोकने की बात की गई है कि वो क्या करेगा? इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं करेगा। इसके लिए प्रोविजन हमारे यहां क्या गया है? आरपीए 1951 के अंतर्गत एक सेक्शन है, सेक्शन 8 का, ये सेक्शन 8 आप देख पा रहे होंगे ऑफ द आरपीए 1951। ये डिस्क्वालीफाई करता है किसी भी व्यक्ति को अगर वो कन्विक्टेड है विथ अ सेंटेंस ऑफ 2 years, 2 साल, यही चीजें याद रखनी है, यही सारी चीजें आपको याद रखनी है, 2 years और मोर या इससे ज्यादा फ्रॉम contesting elections but those under trial continue to be eligible to contest election। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का अभी वो अंडर ट्रायल है, अगर उसके ऊपर में अभी ये मतलब कि केसेस चल रहा है, केसेस स्टिल गोइंग ऑन, अगर केस अगर प्रोग्रेस में है, ठीक है, तो उसको रोका नहीं जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को जो कोई कन्विक्ट हो चुका है और उसे पनिशमेंट अवार्ड हो चुका है और वो 2 साल या उससे अधिक की सजा के लिए वो कन्विक्टेड है, तो उसको आरपीए 1951 के सेक्शन 8 के अंतर्गत उसको चुनाव लड़ने से रोका गया है। इस बात की व्यवस्था आरपीए 1951 के अंतर्गत की गई है सेक्शन 8 में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, ये क्लियर है, ठीक है। सभी लोग मुझे प्लीज बताएं चीजें समझ में आ रही हैं? फटाफट एक बार अपना रिस्पॉन्स दें। संख्या आपकी 4 5 6 8 10 घसक गई है, 50 के लगभग है। फटाफट मुझे प्लीज एक बार रेस्पॉन्ड कर दें कि चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। 56 एक बार बता दें, फिर मुझे लगेगा कि मुझे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपके लिए नाहक परेशान तो नहीं हो रहा हूं कहीं? हाँ, तो एक बार अपनी सहमति, जो लोग भी कम से कम जो लोग गंभीर हैं वो प्लीज जरा मुझे अपनी सहमति जरूर बताएं कि नहीं, थिंग्स आर गोइंग राइट। फटाफट, और दिल की बात आनी चाहिए, दिमाग वाली बात नहीं आनी चाहिए। So everyone guys, सभी लोग अपनी अपनी बात बताते रहें। ये आपको लग रहा है दिस सेशन शुड कंटिन्यू, मस्ट कंटिन्यू रादर? ठीक है, सो आपको लग रहा है कि प्रोग्राम फ्रूटफुल है आपके लिए? ओके ओके ओके, तो सभी लोग, आप लोग प्लीज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहें, नहीं तो मुझे लगेगा शायद इसकी जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो आप लोग, जो लोग भी है गंभीरता से पेपर को ले रहे हैं कि 4 अक्टूबर को पेपर अपियर होना है, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम 1-1.25 घंटे का ये प्रोग्राम होगा, तो कम से कम उसमें अपनी उपस्थिति, अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट जरूर फील करवाएं, क्योंकि मेरा भी मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि आपको डिफरेंट वे से मैं मोटिवेट करता रहूं, आपको जो भी प्रोग्राम्स हो सकता है, जहां के भी मुझे लगता है कहीं फिलर की जरूरत है तो मैं फिल करने की भी कोशिश करता हूं, जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसको भी मैं कोशिश करता हूं कि फिल इन द ब्लैंक्स करूं, या जो आपके लिए जरूरी होता है उन सारे प्रोग्राम को मैं करने की कोशिश करता रहता हूं। लेकिन आपका भी थोड़ा सा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं जानता हूं कि जो भी छात्र यहां हैं वो सभी के सभी गंभीर छात्र हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि जब भी कुछ गंभीर मुद्दे होते हैं तो आप लोग अब जरूर उपस्थित रहें, ठीक है। चलिए, आप लोगों का ध्यान रखते हुए, बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, गुड, ग्रेट, चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन आप लोग रहें, ठीक है ना।
कहीं जाए ना, आप लोग रहें, ठीक है। सो आपने देख लिया, ये एक प्रोविजन था आपके पास सेक्शन 8 ऑफ द आरपीए 1951, ठीक है ना, ये इसकी एक व्यवस्था की है, दैट इज ग्रेट वन, दैट इज गुड वन, राइट गाइस। चलिए अभी आ जाइए सभी लोगों को देखते हैं। चलिए, वोटिंग राइट ऑफ प्रिजनर्स, दूसरा जो प्रोविजन है ये अभी करंट में न्यूज में रहा हुआ है कि प्रिजनर्स के पास क्या वोटिंग राइट होना चाहिए, भारत का नागरिक वो भी है, तो क्या नागरिक के पास अगर वो 18 साल से अधिक उम्र का है तो क्या इसके पास वोटिंग राइट होना चाहिए, इसके ऊपर भी कुछ अभी मसले थे जो कि न्यूज में रहा हुआ है, तो यहां से भी सवाल बनने की संभावना है आपके एग्जामिनेशन में। दिल्ली हाईकोर्ट के पास एक मसला आया था, ठीक है ना, हैड रिजेक्टेड अ पिटीशन सीकिंग वोटिंग राइट फॉर प्रिजनर्स इन फरवरी 2020, इसी महीने की ये बात है ये, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया भी है शायद। तो ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया इस केस को लेकर के, ये देखिए क्या है। राइट टू वोट जो है ना, राइट टू कास्ट वोट इज नाइदर अ फंडामेंटल राइट नॉर अ कॉमन लॉ राइट एंड इज ओनली प्रोवाइडेड बाय अ स्टैट्यूट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो बात कही उसमें ये कहा था कि जो वोट देने का अधिकार है ना, राइट टू कास्ट वोट, ठीक है ना तो ये एक फंडामेंटल राइट है, नाइदर अ फंडामेंटल राइट, नॉट अ कॉमन और अ कॉमन लॉ राइट, ठीक है ना, ये कॉमन लॉ राइट भी नहीं है, ये केवल और केवल कानून बना करके इसकी व्यवस्था की स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या है, मैंने आपसे कई बार बताया कि जो लेजिस्लेचर होता है ना, यानी कि जो पार्लियामेंट है, या अगर हम राज्य विधानमंडल में राज्य में बात करें तो राज्य विधानमंडल जो कानून बनाती है दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूट, ठीक है। तो इसके द्वारा ये आपको प्रोवाइड किया गया है, तो इसलिए ये पूरी तरीके से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में है कि वो कानून बना करके आपको अलाउ करे, डिस अलाउ करे, ठीक है ना, यानी आपको अनुमति दे या आपको अनुमति ना दे, ये पूरी तरीके से किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ये विधायिका के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सो मताधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखें, और ना ही ये एक साधारण कानूनी अधिकार है, इसका प्रावधान विधान के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, राइट गाइस, अब देखते हैं राइट टू वोट प्रोवाइडेड अंडर द स्टैच्यू। अब ये कौन सा स्टैच्यू है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी कि जो कानून संसद ने बनाया, was subject to restrictions imposed by the law which does not allow prisoners to cast vote from the jails, जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो कैदी हैं, ठीक है ना, वो जो जेल के अंदर हैं, जो जेल इनमेट्स हैं, उनके पास वोट करने का अधिकार जेल से नहीं है। दे डोंट, मतलब दिस एक्ट यानी कि आरपीए 1951 इस बात के लिए इजाजत नहीं देता है कि कोई भी जो प्रिजनर है, जो कैदी है, वो क्या करे, जेल से वोट दे, ठीक है। सो ये भी बात समझ पा रहे हैं। चलिए, हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, किसके पास वोट देने का अधिकार है और किसके पास वोट देने का अधिकार नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हु कैन वोट, तो देखिए साहब, जो आरपीए 1951 है, फिर से आइए, ये 4-5 सेक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, इसको बिल्कुल तसल्ली से दिमाग में रख लीजिएगा। सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आरपीए 1951, इसमें कहा गया इंडिविजुअल्स इन लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस and those serving a sentence of imprisonment after conviction cannot vote, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, इन लॉफुल कस्टडी अगर है, अगर पुलिस के पास कस्टडी में अगर है, ठीक है, कानूनी कोई कानून के वायलेशन के केस में अगर वो उसके पास कस्टडी में है, या दोज सर्विंग अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या जिसे कोई आफ्टर मतलब जुडिशरी के बाद उसे क्या कर दिया, इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, जेल का सजा वो काट रहा है, तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। दे डोंट हैव द राइट टू वोट, ये साफ कहा गया है आपके पास। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ आरपीए 1951 के अंदर। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुभाग 62.5 स्पष्ट कहता है ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बता रखी है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, अगर कोई व्यक्ति अंडर ट्रायल है, जो मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है, तो जो कि जिसके ऊपर अभी फैसला आया नहीं है, ठीक है ना, उसको एक्सक्लूड रखा गया, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस इवन इफ देयर नेम्स आर ऑन इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है ना। यदि उनका नाम अगर इलेक्टोरल रोल में है लेकिन वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, अभी तक उसको कन्विक्शन, अभी कोई पनिशमेंट अवॉर्ड नहीं किया गया है, तो उसके पास ये अधिकार होगा कि वो क्या करे, वो वोट दे सकता है, वोट देने का अधिकार उसके पास दिया गया है। ओनली दोज अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट्स। अब एक चीज और देखिए, आप जानते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन भी नाम की कोई चीज होती है, आपको ये पता होगा, ठीक है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अगर है तो पुलिस उसको प्रिवेंट कर रोक सकती है कि अगर उसको लगता है कभी है कि जो अथॉरिटी है, जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, उसको लगता है कि अगर ये बाहर रहा, अगर ये फ्री रहा, तो कोई भी अपराध कर सकता है, यानी कि देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ द कमिटिंग सम क्राइम बाय दैट इंडिविजुअल, कि वो इंडिविजुअल क्या करे, कोई क्राइम को कमिट कर सकता है।
तो उस क्राइम को होने से रोकने के लिए अगर कोई किसी को रोकता है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत है, इस बात को भी प्लीज याद रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत है तो ओनली दोज अंडर कैन कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट्स। तो कई तरीके के लोग हो गए, आपको अभी आपने बताया क्या कि अगर कोई लॉफुल एक्ट के अंतर्गत कोई लॉफुल है और पुलिस ने उसे डिटेन करके रखा हुआ है तो वो वोट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, जिसकी संभावना है कि अगर ये व्यक्ति बाहर रहा तो कोई क्राइम कर सकता है, तो वैसे केसेस में इसको वोट देने का अधिकार है, दैट इज थ्रू पोस्टल बैलेट्स, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखिएगा, सेक्शन 62 क्लॉज 5 को, आरपीए 1951 को, किसको अधिकार है किसको अधिकार नहीं है, ये आपके बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। सो ये भी एक प्रोविजन है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साहब। अब आइए सीक्रेसी ऑफ बैलेट, ये भी एक अभी लोकल इलेक्शन हुआ था, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन था, ठीक है। उसमें सीक्रेसी ऑफ बैलेट को लेकर के मुद्दा उठ गया, तो ये फिर से सीक्रेसी ऑफ बैलेट को लेकर के भी जो कुछ प्रोविजन आपके आरपीए में किए गए हैं वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमें तीसरा जो प्रोविजन है वो इस रेस्पेक्ट टू सीक्रेसी ऑफ बैलेट हमें बात करना है इन कंटेक्स्ट ऑफ आरपीए 1951। तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब देखिए क्या है इसमें, जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है ना इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है ना। यानी कि आपको यह पता है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, और उसमें जो गुप्त मतदान की जो व्यवस्था की गई है, यानी कि जो सीक्रेसी ऑफ द बैलेट होता है, दैट इज द कॉर्नर स्टोन, ठीक है ना। ये क्या है, आर्क स्टोन है, ठीक है ना, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, दैट इज फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फॉर द कंडक्शन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। The choice of a voter should be free and the secret ballot system is in a democracy ensures it। आपके पास ये वोटर के पास एज अ वोटर आपके पास ये चॉइस है कि आप क्या करें, फ्री शुड बी फ्री एंड द सीक्रेट बैलेट सिस्टम इन अ डेमोक्रेसी इंश्योर्स इट, ठीक है। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप जो कोई भी वोट डालते हैं दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीवन, ठीक है ना। किसी को ये जानने का अधिकार नहीं है कि मैं आपसे पूछूं, या आप मुझे जानने का अधिकार है कि आपने किसे वोट दिया है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑफेंस, ठीक है। सो यहां पर क्या है, सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द चॉइस ऑफ अ वोटर शुड बी फ्री एंड द सीक्रेट बैलेट सिस्टम इन अ डेमोक्रेसी इंश्योर्स इट। अब आइए हम लोग बात करें इस आरपीए 1951 के सेक्शन 94 के बारे में। ये अगेन फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 94, ठीक है। आरपीए 1951 मेंटेन करता है प्रिविलेज ऑफ द वोटर टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट देयर चॉइस ऑफ वोट। इसका मतलब क्या है कि जो आरपीए 1951 का सेक्शन 94 है, 94 वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट योर चॉइस, जिसे आपने वोट दिया है, किसे आपने वोट दिया है, किसे आप वोट देने जा रहे हैं। सो दैट इज मेंटेन्ड राइट हियर, सेक्शन 94 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, आइए हम लोग बात करते हैं जो कुछ है मतपत्र की गोपनीयता, धारा 94 आरपीए 1951, ठीक है, के बारे में हम लोग बात करें। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट दिस टाइम, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दरअसल क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसको गवर्न करने के लिए एक लॉ है हमारे पास। वो भी लॉ कहां है हमारे पास, आरपीए 1951। इसका जो सेक्शन 29A है, यानी कि 29 का बात करें तो ये डील करता है भारत के अंदर राजनीतिक दलों के पंजीकरण को लेकर के। सो इट डील्स विथ व्हाट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज governed by section 29A of RPA 1951। प्लीज याद रखिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है इस बात के लिए। इसमें एक डेडलाइन दिया गया है, एक टाइम पीरियड दिया गया है 30 डेज का, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, उसको भी प्लीज याद रखिएगा। बाकी तो कहानी आपको याद रही ही रहेगी, फैक्चुअली आपको इन चीजों को याद रखना है। एक बार अगर आपने देख लिया और आपने पहले भी अगर पढ़ा होगा तो चीजें आपके दिमाग में जरूर रहेंगी, निश्चित तौर पर रहेंगी। अ पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड सेक्शन 29A के अंतर्गत कोई भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है विद द कमीशन टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज,
ये 30 डेज आपको याद रखना है फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन एज पर द गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहती है, इफ इट विशेस टू रजिस्टर्ड इटसेल्फ विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसकी स्थापना के 30 दिनों के भीतर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या करवाना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाकर के रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है ना। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो पावर एक्सरसाइज करता है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 29A ऑफ आरपीए 1951, तो ये जो उसके पास ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो डायरेक्ट कर सके, ठीक है, वो कहां, आर्टिकल 324 और जो आरपीए 1951 है उसका सेक्शन 29A के अंतर्गत ये चीजें की गई, ये अधिकार उसके पास प्राप्त है। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, ठीक है ना। सो ये याद रखना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो व्यवस्था हमारे यहां की गई है दैट इज आरपीए 1951 के सेक्शन 29A के अंतर्गत किया गया, ठीक है। चलिए आ जाइए सभी लोग, नेक्स्ट आ जाए हम लोग बात करें। एक नोट है, ये भी करंट में एक टॉपिक रहा हुआ है आपके लिए, ये आपको पता होगा, पीपीआरटीएमएस, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो सेलेंट फीचर है ना पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो कि इफेक्टिव हुआ है 1 जनवरी 2020 से, ठीक है ना, कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, अप्लाई करा है 1 जनवरी 2020 के बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, रजिस्ट्रेशन को, स्टेटस को ट्रैक करेगा, ठीक है ना, स्टेटस को ट्रैक करेगा मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये कैसे होगा कि जो आपके पास आपकी पार्टी का या किसी इंडिविजुअल का जो नंबर और जो ईमेल आईडी आपने वहां दिया होगा उसके बारे में सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहां मिलते रहेंगे, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट पीपीआरटीएमएस। और इसी की वजह से आपका सेक्शन 29A जो आरपीए 1951 का है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा हुआ है, ठीक है। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। The applicant is required to provide contact mobile number and email address of the party applicant in his application if he or she wishes to track the progress of the application that I already discussed with you। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास सेक्शंस थे आरपीए 1951 के और 50 के जो हमने आपसे बता दिया है। इसको फॉर गॉड सेक 2020 के लिए प्रीलिम्स के लिए 4 अक्टूबर के लिए इन सारे सेक्शंस को याद जरूर रखिएगा। आरपीए 1950 और 51 के प्रोविजंस के बारे में याद रखिएगा और बाकी बहुत सारी डिटेल में मैंने इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ा रखा है, एज में भी पढ़ा रखा है, तो प्लीज और प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करें। 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करना है हमें, एक स्टेट और दूसरा हमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। अब चूंकि इतनी बातें हो रही हैं तो कभी भी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपसे पूछ ले, खास करके उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है जिसके आधार पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल सकता है, ठीक है। तो टू बी एलिजिबल फॉर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए इलेक्शन कमीशन हैज सेट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, फॉलोइंग क्राइटेरिया सेट कर रखा है। क्या क्या है साहब, तो आप ये देख लीजिए। पहला, मुझे बहुत जल्दी में बता दूं क्योंकि आप लोगों को ये याद होगा, फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी टू बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन अ स्टेट इट हैज टू सेटिस्फाई only 5 condition listed below। नंबर 1 क्या कहता है कि आपके पास एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स को वैलिड वोट सिक्योर करना होगा और कम से कम 2 सीटें आपको क्या जीतनी होंगी, आपको विधानसभा में जीतनी होंगी, ठीक है ना। सो 6% ऑफ वैलिड वोट्स नंबर 1 एंड 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। ये पूरा हो गया देन वेल और फाइन। अगर ये पूरा नहीं हुआ है तो इसके अलावा 4 और अन्य प्रावधान है। अगर उन चारों में से भी कोई एक प्रावधान अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अचीव कर लेती है तो वो एलिजिबल हो जाएगी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होने के लिए, ठीक है। देखें वो क्या क्या है, सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स और 1 सीट इन लोकसभा, एक दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा, ये सारा का सारा और का कंडीशन है, ये और का कंडीशन, सारे के सारे और के कंडीशन है ये। अगर ये नहीं लिखा हुआ है जिसको ध्यान में प्लीज रख लीजिएगा, हर जगह ये और का कंडीशन है, एवरीवेयर इट इज और, ठीक है। इससे पहले भी और था, 1 था, इधर भी और है ये, ठीक है, राइट। विन एटलीस्ट 3% ऑफ सीट्स और एटलीस्ट 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन असेंबली जनरल इलेक्शन, कम से कम 3% सीट या कम से कम 3 सीट, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो अगर आप जीत करके आते हैं विधानसभा के चुनाव में तो भी एलिजिबल हो जाएंगे। या विन एटलीस्ट 1 आउट ऑफ एवरी 25 सीट्स फॉर अ स्टेट इन लोकसभा, ठीक है ना, जनरल इलेक्शन, ठीक है। ये चौथा क्राइटेरिया है। पांचवा, सिक्योर एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन एन असेंबली और अ लोकल जनरल इलेक्शन,
लोकसभा जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो ये 5 क्राइटेरिया है, इनमें से कोई भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर फुलफिल करता है तो उसके पास क्या है, उसके पास ये राइट है कि आप क्या करें इसे, कि आप स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी आप लोग को चीजें याद होंगी, बस थोड़ा सा बस ब्रशअप करवा दूं मैं। फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी टू बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन अ स्टेट, इट हैज टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द 3 कंडीशंस लिस्टेड बिलो, ठीक है। व्हाट आर दोस 3 कंडीशंस, राइट? इसके बारे में बात कर लें। इफ अ पार्टी विंस 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में 2 सीटें जीतता है, इसका मतलब कम से कम 11 सीटें, ठीक है, ये फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। सो 2% सीटें 3 अलग अलग राज्यों से, या तो ये क्राइटेरिया है, या नहीं तो दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, एट अ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी पोल्स 6% ऑफ वोट्स इन 4 स्टेट्स इन एडिशन टू 4 लोकसभा सीट्स, ठीक है, साथ में 4 लोकसभा सीटें ये, या अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स, ठीक है, ये कंडीशन। सो ईदर ऑफ द 3 कंडीशन इज सैटिस्फाइड, any political party could be recognized as नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। और एक बार जान लीजिए, रिकॉग्निशन जो है, अभी आप जान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल गया स्टेट का या नेशनल का, तो ये रिकॉग्निशन 10 साल के लिए कंटिन्यू रहता है, फॉर 10 years। अर्लियर इट वाज फॉर 5 years, ये 10 साल के लिए कंटिन्यू रहेगा। स्टेटस विल कंटिन्यू फॉर 10 years, स्टेटस विल कंटिन्यू फॉर 10 years, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं इसको, प्लीज और प्लीज ध्यान में रखेंगे, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट गाइस। चलिए, सो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो गया। अब ये कुछ अदर लॉज हैं जो हमें थोड़ा बात करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ मसले हमारे सामने अभी आए हैं, करंट में आया हुआ है, तो इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, एक मसला है एब्सेंटी वोटर का। व्हाट इज एब्सेंटी वोटर, ठीक है। देखिए, एक एब्सेंटी वोटर इज वन हु इज एम्प्लॉयड इन एसेंशियल सर्विसेज। अगर कोई व्यक्ति है जो एसेंशियल सर्विसेज में एम्प्लॉयड है, नियोजित है, और उस वजह से वो क्या करता है, अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहा है, देन ही इज सपोज्ड टू बी एब्सेंटी वोटर, ठीक है। कोई एसेंशियल सर्विसेज में, ये आप जानते होंगे इकोनॉमिक्स में कि एसेंशियल सर्विसेज क्या क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू नोटिफाई दैट विच जॉब्स एंड प्रोफेशंस आर कवर्ड अंडर द एसेंशियल सर्विसेज आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नमेंट। अब ये काम किसका है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को नोटिफाई करेगा, निर्दिष्ट करेगा भारत सरकार से बात करके कि कौन कौन सी जो सेवाएं हैं, जो कार्य हैं, जो जॉब्स हैं, प्रोफेशंस हैं, पैसा है, वो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू नोटिफाई जॉब्स एंड प्रोफेशंस एज कैटेगराइज्ड अंडर एसेंशियल सर्विसेज, राइट। सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये देखें, अब ये जो एब्सेंटी वोटर का जो प्रोविजन लाया गया है, वो कहां कुछ इंप्रूवमेंट करके लाया गया होगा, कुछ अमेंड करके लाया गया होगा, तो इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। दरअसल क्या है, अभी हाल में ही जो कानून मंत्री हैं उन्होंने अमेंड किया, अमेंडेड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। ये आपको याद रखना है कि ये फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स 1961, ठीक है, टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ द पोस्टल बैलेट्स टू पीपल हु आर अनेबल टू कास्ट देयर वोट बिकॉज ऑफ देयर सर्विस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एब्सेंटी वोटर्स, ठीक है। सो ये जो एब्सेंटी वोटर का जो प्रोविजन किया गया है, इसके लिए जो पोस्टल बैलेट की जो व्यवस्था की गई है, वो कहां अमेंड करके किया गया है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अंतर्गत किया गया। अब एक चीज मैं थोड़ा रुक करके एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी थोड़ा सा समय हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए बचा हुआ है। इनमें से ये जो है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, क्योंकि रेगुलर कोर्स में हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ते नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोग इन चीजों को स्किप करके रखते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि पहले जो टफर सेक्शंस हैं, जहां कुछ याद रखने की कहीं कुछ ज्यादा संभावना है, उसे मैं पहले कवर कर लूं। इसीलिए मैंने आरपीए को चुना है, मैंने इलेक्शन को आज चुना है, और मैं कोशिश करूंगा कि आज ये आपका कंक्लूड हो ही जाए, निपट जाए। अगर निपट जाएगा तो मुझे भी थोड़ा संतोष मिलेगा, और मुझे भी लगता है कि आप लोगों को इस बात का संतोष होगा कि चलिए कुछ आने का कुछ ना कुछ फल तो मिला, कुछ परिणाम तो निकला, ठीक है। एब्सेंटी वोटर्स कौन होते हैं, तो देखिए, अभी जो नोटिफाई किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, आर पीपल इन एविएशन, यानी कि जो फ्लाइट्स के सर्विस में, शिपिंग, रेलवेज, इमरजेंसी सर्विसेज, दोज एम्प्लॉयड इन लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रांसपोर्ट, द एल्डरली, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली, ठीक है ना, एंड फिजिकली चैलेंज्ड एंड जर्नलिस्ट, ठीक है ना, जो कि कवरिंग इलेक्शन शुड बी अलाउड टू वोट बाय पोस्टल बैलेट इन अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस, ठीक है ना। पोस्टल बैलेट के थ्रू ये लोग क्या करेंगे, ये अपना वोट दे पाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया रेलवेज, इमरजेंसी सर्विसेज, दोज एम्प्लॉयड इन लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्रांसपोर्ट, elderly and physically challenged and journalists covering election should be allowed to vote by postal ballot in upcoming
इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। सो यहां से एब्सेंटी जो आपके पास ये नोटिफाई कर दिया गया, एब्सेंटी जो वोटर्स हैं उसके बारे में, और इन सभी को राइट होगा कि वो क्या करेंगे, वो पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना वोट दे सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं। इज इट ओके सर? फिर से संख्या कहां गई? ठीक है, सो एवरीवन फटाफट प्लीज जस्ट लेट मी नो कहां हैं आप लोग। मैं यही हूं, मैं लगातार बोल रहा हूं, लगातार मैं चल रहा हूं, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लगातार गायब होते चले जा रहे हैं। हाँ, सो ये लगातार गायब ना हो रहिए, मेरा भी दिल बहलता है आपके रहने से, ठीक है ना। सो चलिए आते रहिए आप लोग, मुझे भी कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, गुड, ग्रेट, चलिए। सो सभी लोग समझ पा रहे हैं, इट्स अ ग्रेट वन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। सो काफी अच्छी संख्या में आप लोग हैं, ठीक है। ये तो 4 मैं मानता हूं कि वो लोग हैं, वो विकेट हैं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया है, ठीक है, और अभी कुछ करना के सोच रहे हैं, ठीक है। चले फिर आगे। सो फटाफट दिल की बात निकालिए, ठीक है। चलिए, फिर वो 4 लोग अपीयर हो गए जो अचानक से गायब हुए थे, फिर वो अभी बुझेंगे जलेंगे, बुझेंगे जलेंगे, ठीक है ना। चलिए सर आ जाइए। एब्सेंटी वोटर्स विल हैव टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। इनके पास ये राइट होगा कि पोस्टल बैलेट के थ्रू ये वोट करें। इसके लिए उनको एक फॉर्म फिल करना होगा, ये फॉर्म का भी आपको याद रखना है, ये 12D, एंड सबमिटिंग इट टू द नोडल ऑफिसर विद इन 5 days ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन। ये भी याद रखना है, 5 days नोटिफिकेशन ऑफ एन इलेक्शन। तो जो एब्सेंटी वोटर्स की कैटेगरी में आएंगे, जो लिस्टेड होंगे, उन्हें एक सिंपल सा एक फॉर्म भरना होगा 12D का, ठीक है। और इसको चुनाव के घोषित होने के 5 दिन के भीतर ही इसे क्या करना होगा, इनको फॉर्म फिल को भर करके नोडल एजेंसी, नोडल ऑफिसर के पास उनको दे देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर्स एंड मैम्स आ जाइए नेक्स्ट। एक है रूल 49MA। व्हाट इज रूल 49MA? इसके बारे में हम लोग बात करें। रूल 49MA इज फीचर्ड इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। अब ये क्या कहता है साहब? देखिए, आपको मालूम है कि अभी आरोप लगता रहा ईवीएम के मशीन को लेकर के, कई आरोप लगाए गए कि साहब मैंने वोट किसी को दे दिया, वोट कहीं और चला गया, ठीक है ना। तो आपके पास ये अधिकार है भैया, लोकतंत्र है, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप जिसको वोट दिए उसी को वोट जाना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आजकल वीवीपैट का जमाना भी है कि आप ट्रेल मशीन जाता है, फिर आपने जिसे वोट दिया है उसका नाम और वो उसका सिंबल वो आपके पास चला आता है, ठीक है। तो रूल 49MA क्या कहता है, जो कि ये फीचर है जो कि कहां है मेंशन किया गया है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में, ठीक है ना। इसमें जो 49MA है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, a voter who claims that the EVM or the paper trail machine did not record his or her vote correctly is allowed to cast a test vote। अगर उसको लगता है कि जो उसने वोट कास्ट किया है ना, जो उसने वोट डाला है वो उससे मिसमैच कर रहा है, ठीक है ना, जो उसके पास जो ये ट्रेल मशीन के द्वारा जो पेपर आया है उससे मिसमैच कर रहा है, तो वो कंप्लेन करेगा किसके पास, जो पोलिंग ऑफिसर होगा उसके पास, कि भैया देखो ऐसा है, तो उसका जो वोट होगा वो टेस्ट किया जाएगा कि हाँ वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए ये बात तो अधिकार उसको मिल गया आर्टिकल 49A के अंतर्गत टेस्ट वोट करने के लिए, लेकिन उसको एक वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने साहब कुछ गलत बयानबाजी करी और ये गलत अगर पाया गया तो आपके ऊपर उल्टी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, आपको पनिश करने का प्रोविजन किया जाएगा। ये आर्टिकल, ये सेक्शन 49A में ही मेंशन किया गया है। इसमें कहा गया अंडर द रूल where the printer of the paper trail is used, if an elector after having recorded his vote under the 49MA alleges that the paper slip generated by the printer has shown the name or symbol of a candidate other than the one he voted for, the presiding officer shall obtain a written declaration। अब वो क्या करेगा, आपसे क्या करेगा, एक written declaration ले लेगा। भाई लोकतंत्र है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना आप जिम्मेदारी है, तो क्या करेगा, आपसे भाई रिटर्न एक डिक्लेरेशन लेगा फ्रॉम द इलेक्टर आज द एलिगेशन, कि भैया जो आप जो बता रहे हैं वो गलत, जो आप बता रहे हैं वो लिख करके दीजिए, रिटर्न डिक्लेरेशन दीजिए कि आपने ये एलिज किया है। उसके बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू करेगा, जो ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन पदाधिकारी है। तो इस रूल में एक बार कहा गया है कि फिर उसके पास क्या होगा, एक उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, जो उसने रिटर्न एलिगेशन लगाया है, रिटर्न लिख करके दिया है, फिर उसका एलिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा ऑफ एलिगेशन ऑफ द ईवीएम मैल फंक्शनिंग, ठीक है ना, कि ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इज फाउंड टू बी फॉल्स। अगर वो गलत पाया जाता है कि जो उसने एलिज किया है और वो गलत बात है, वो सही नहीं है, देन द कंप्लेंट, जिसने शिकायत करा है, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा सेक्शन 177 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 177 के अंतर्गत ही विल अट्रैक्ट पनिशमेंट, ठीक है ना, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। इन सच अ केस जेल कितने साल का है, जेल टर्म है 6 months का, एंड और फाइन है
वो 1000 और बोथ ऑफ दीज आर गारंटेड। ठीक है, सो दिस वाज द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। ठीक है, इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं। ये एक चीज और भी है, ये भी जान लीजिए, ये ETPBS क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये भी इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी आपके पास न्यूज में रहा, ये अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम क्या है, डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ CDAC, दैट इज कॉल्ड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है ना, फॉर द यूज ऑफ सर्विस वोटर्स। अब ये सर्विस वोटर्स कौन से होते हैं, इनके बारे में बात कर लें, जिसके लिए ये ETPBS लाया गया है। हु आर दीज सर्विस वोटर्स? तो दरअसल क्या है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम कर रहा है या मिलिट्री में काम कर रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो कि डिप्लोमेटिक मिशन में डिप्लॉय किया गया है और आउटसाइड इंडिया है, अगर भारत के बाहर है, ठीक है ना, तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं दे आर व्हाट, दे आर कॉल्ड सर्विस वोटर्स। ठीक है, सो हो गया पैरामिलिट्री, मिलिट्री एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल डिप्लॉयड इन डिप्लोमेटिक मिशंस आउटसाइड इंडिया, राइट। तो इन सबों को कहां किया है, सर्विस वोटर की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि सर्विस वोटर के पास ये अधिकार है, वो कैन कास्ट हिज वोट यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है ना, आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एनेबलिंग द सर्विस वोटर्स टू कास्ट देयर वोट ऑन एन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड postal ballot from their preferred location which is outside their originally assigned voting constituency। इसमें क्या है कि कोई भी सर्विस अगर वोटर है तो जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां का वो मतदाता है, ठीक है ना, तो अगर सर्विस वोटर है तो वो जहां चाहेगा उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से उसके पास क्या भेज दिया जाएगा, पोस्टल बैलेट भेजा जाएगा, और फिर इसी माध्यम से वो क्या करेगा, इसको रिटर्न भी कर देगा। ठीक है ना, सो दैट इज द जो इलेक्ट्रॉनिकली जो आपके पास ये है वोटर सिस्टम, आई मीन ETPBS, ठीक है ना, ये आपके पास चला जाएगा। ठीक है, यानी कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर बाहर हैं और आप इस सर्विस वोटर की कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट को डिसेमिनेट करने का राइट आपके पास दिया जाएगा, आपके पास जाएगा, फिर आप उसको क्या करेंगे, वोट को कास्ट करेंगे। ठीक है ना, फ्रॉम देयर प्रेफर्ड लोकेशन विच इज आउटसाइड देयर ओरिजिनल जो असाइंड वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए यहां पर में कि कौन कौन से लोग हैं जिनको ETPBS के अंतर्गत यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसका बेनिफिट मिलता है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड पोस्टल बैलेट सिस्टम, किसको किसको इसका बेनिफिट मिलेगा? सर्विस वोटर तो ऑफ कोर्स होंगे, सर्विस वोटर्स, वो वोटर्स जिनके लिए कोई प्रॉक्सी वोटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि मेरे बदले कोई वोट दे दे जिसको मैं अपॉइंट करूं, नॉमिनेट करूं, सॉरी, ठीक है, तो उसके अलावा जो कोई बच गया दैट इज कॉल्ड सर्विस वोटर्स अदर देन प्रॉक्सी वोटर्स। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सर्विस वोटर्स। सर्विस वोटर्स की वाइफ अगर उनके साथ हैं ऑफ अ सर्विस वोटर हु ऑर्डिनरी रेजाइड्स विद हिम, और वो सामान्य तौर पर उनके साथ रह रही हूं, ठीक है, तो उनके पास भी अधिकार है। एंड ओवरसीज वोटर्स, ये तीन जो लोग हैं ना वो ETPBS यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड पोस्टल बैलेट सिस्टम के लिए एलिजिबल हैं, दे कुड कास्ट देयर वोट थ्रू दिस सिस्टम, दिस मींस, राइट गाइस। सो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, और आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि जो लोग प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दैट्स गुड एनफ, ठीक है ना, PT के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल फिर मैं किस नए मुद्दे के साथ आऊंगा और उस टॉपिक को एग्जॉस्ट करूंगा, ठीक है। और आप में जो लोग 2021 और 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास प्लस और आइकॉनिक का प्रोविजन है, आप इसे ले सकते हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस, और आइकॉनिक में ये एडिशनल फीचर्स आपको मिलते हैं जिसमें पर्सनल कोच, मींस एंड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, स्टडी प्लानर होता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस होते हैं, एटसेट्रा, ये सारी चीजें मिलती हैं। बस आपको करना क्या है, पवन 10 का कोड अप्लाई करना है, ठीक है ना। सो प्लस वाले कोर्स में अगर आप देखेंगे तो 2 ईयर का है 64,000, 1 ईयर का है 44,000। आइकॉनिक में अगर आप देखेंगे तो आइकॉनिक में आपके पास 1 ईयर का 64,000, 2 ईयर का 99,000। पवन 10 का कोड अप्लाई करेंगे कहीं भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। और मेरे जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर पे हो, पॉलिटी के मेंस के ऊपर हो, या फिर क्या कहते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री पे हो, और जो अभी कल से शुरू हो रहा है, कल सुबह से वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो इन सबों के ऊपर में आपके पास क्या मिलेगा, आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जितने भी टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, उनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। PT के लिए, मेंस के लिए, ऑप्शनल के सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपके फेवरेट टीचर है, उन सारे फेवरेट टीचर्स को आप क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है सर्स एंड मैम्स। सो लेट्स क्रैक इट। मैं उम्मीद करता हूं कैसा रहा ये सेशन, प्लीज जस्ट लेट मी नो एवरीवन, प्लीज जरा मुझे प्लीज बताएं सेशन कैसा था, प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आपसे रूबरू हो रहा हूं, आप भी मेरे से थोड़ा सा रूबरू होइए, प्लीज थोड़ा मुझे बताइए। एवरीवन जस्ट लेट मी नो हाउ वाज द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू राइट ड्रॉप योर कमेंट्स। P Sonobal, thank you sir and bye. Okay, Rahul Sukriya sir, Jai Hind. Okay,
सो हाउ वाज द क्लास, कम से कम इतना तो बता देते हैं। ओके, थैंक यू अनुराधा। एंड वो और कौन कौन लोग हैं, प्लीज जस्ट गिव मी योर कमेंट, कोई इश्यू हो तो जस्ट मुझे प्लीज बताएं। A1 क्लास, निरंजन सिंह, बहुत बढ़िया सर। ओके निरंजन, यू बाय, टेक केयर। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री कल सुबह 8:15 से शुरू होगा। ओके, सोम सिन्हा, ओके। सो सभी लोग प्लीज, आप लोग जो भी जा रहे हैं, सो इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और दिल वाली बात तो आ ही नहीं रही है, जो दिल से आती है, जहां से आपको पॉलिटिक्स समझ में आनी चाहिए। ओके मोहम्मद नजीम, थैंक यू। सभी लोग अपना अपना प्लीज कमेंट ड्रॉप करके जाइएगा और मुझे इस कोर्स के बारे में मुझे बताएं कि कैसा कोर्स है ये आप लोगों के लिए, आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल, प्लीज जस्ट लेट मी नो, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय। कल सुबह फिर मिलते हैं 8:15 बजे इसी चैनल पे, अनअकैडमी यूपीएससी पे। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, प्लस की क्लास है, काशीनाथ कुंडू, ये प्लस पे है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास, और सुबह 10:15 बजे हम लोग बात करेंगे फोकस के प्रोग्राम में, जहां हम लोग बात करते हैं आपके फोकस 10 बजे अनअकैडमी यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोग बात करेंगे आपका ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, इन सभी के ऊपर, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर एवरीवन। आप लोग जो लोग सीरियस हैं, मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग जाएं, पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन आप लोग निश्चित तौर पे एक कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाइएगा और मैक्सिमम लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय, टेक केयर एवरीवन।